ओके, आज हम CLO 2 के बारे में बात करेंगे और 3 के ऊपर आप लोगों ने काफ़ी काम कर लिए। अगर किसी ने नहीं भेजा अपना बिजनेस प्लान का जो पोर्शन है प्रेजेंटेशन, प्लीज सेंड इट with the name the way I have spelled out. Okay, here is another little thing for experience. The road to experience start होती है करने में, समझने में और फिर करने में। तो इसके आगे क्या होगा? इसके आगे भी यही है। Okay, doesn't matter which way you start, but unless and until you gain experience by doing, you will never get wiser. So it is in doing that your understanding improves. Okay, today we're going to talk about the entrepreneur's environment. All of us are products of our environment. जिस environment का हमें इल्म है उसी की बेसिस पे हमारा बिहेवियर होता है, ठीक है। और अगर आपको एनवायरमेंटल एक्सपोजर नहीं है तो आपका बिहेवियर जो है उसके अकॉर्डिंगली होगा। इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारा मुलाजिम का जो गांव है उसमें वो बताता है कि बहुत साल पहले जब पहली दफ़ा उसके गांव में एक गाड़ी आई तो सारे जो गांव वाले थे वो बड़े खुश हुए, हैरान भी हुए कार देख के। तो चूँकि वो पहाड़ी पे थी इसलिए उस ज़माने में गाड़ियाँ गर्म भी होती थी, बल्कि आई रिमेंबर अगर मरी जाना होता था तो रास्ते में कंपनी बाग और छरा पानी में हम गाड़ी रोक के तो उसको ठंडा किया करते थे, यानी कि रेडिएटर खोल के उसके अंदर ठंडा पानी डाला करते थे। अब विद द न्यू एंटी फ्रीज एक्सेट्रा थिंग्स हैव बिकम क्वाइट इजी। तो वो जो गाड़ी थी जब वो आई गांव में तो उसका थोड़ा सा किसी ने ना वो ऊपर वो खोल भी दिया इंजन ताकि गाड़ी ठंडी होनी शुरू हो जाए। एक साहब थे, उन्होंने उस गाड़ी को देखा और उन्होंने सोचा कि यार ये देखो ये जानवर जो है ये कितनी पहाड़ी चढ़ के आया है। तो उसने घर से ला के चारा उसके नीचे फेंक दिया कि वो खा ले उसको। He did it out of the goodness of his heart, but his perception was a product of his environment. For that matter, ये पीछे जब ये IDPs का मसला हुआ था तो सुनने में आया कि there are some people जिन्होंने सारी उम्र बस नहीं देखी थी। So these are the environments that we have to work in. Now entrepreneur जो है उसकी environment में 3 सर्कल्स हैं, ठीक है, and these are dotted circles. So if you look at these 3 circles, there is the core which is the venture, then you have आप कुछ भी unless you are fortunate enough to create an industry, और मेरी दुआ है कि मेरा एक स्टूडेंट इंडस्ट्री नई क्रिएट करे और इंशाल्लाह होगा कभी, तो आपका जो बिजनेस है इट विल फॉल इनटू सम इंडस्ट्री और हर इंडस्ट्री के डायनेमिक्स होते हैं। एंड देन वी हैव द लार्जर एनवायरनमेंट जो कि अगर मुल्क की बात करें तो पाकिस्तान की एनवायरनमेंट है, और अगर आप ग्लोबल करें तो तमाम दुनिया के एनवायरनमेंट है। सो ये 3 जो सर्कल्स हैं दीज फॉर्म द एंटरप्रेन्योर्स एनवायरनमेंट जिसके अंदर उसको काम करना पड़ता है। और ये जो बाहर की एनवायरनमेंट है इसकी मुझे पिछले 1-2 साल में कुछ थोड़ी ज़्यादा समझ आ गई है और इसकी इम्पोर्टेंस की, और ये एज अ ग्रुप हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सो एट द सेंटर इज़ द कोर,
and the core is where you feel you have control. आप घर में होते हैं, आप अपने कमरे में होते हैं, तो आप यू हैव फीलिंग ऑफ कंट्रोल ओवर योर रूम. आप उसके ऊपर पोस्टर लगाते हैं, आप उसके सेटिंग चेंज कर लेते हैं. इसी तरह जो आपका अपना बिजनेस है, उसमें आपकी मर्ज़ी है, आप लोगों को रखें, आप लोगों को फायर करें, आप जो दफ्तर के टाइमिंग्स हैं वो 9 से 5 कर दें, 10 से 6 कर दें, या दोपहर 2 से 10 कर दें, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स. सो देर इज़ अ फीलिंग ऑफ control when you're talking about the core, which is your business. Then we have the industry. Now, कुछ भी कह लें, the industry does exert influence on your business, and vice versa. There are some companies that influence the industries more than other companies. I once went to a textile mill और मुझे फ़ौरन समझ आ गई कि भाई ये लीडर है. ये लीडर इसलिए है क्योंकि वहाँ उन्होंने बताना शुरू किया कि जी इस साल हम ये वाला कपड़ा मंगवा रहे हैं, और बाकी सारे इंतज़ार कर रहे हैं कि हम जो कपड़ा मंगवाएंगे वही वो फिर ऑर्डर करेंगे. तो इस तरह जो इंडस्ट्री के अंदर कुछ कंपनीज होती हैं, वो आर द लीडर्स एंड दे एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ओवर द इंडस्ट्री. नाउ so if you look at the outer circle, तो उसके अंदर ये मैंने 5-6 चीज़ें लिखी हैं. Now generally speaking, you feel you don't have control over it. इसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि आप नस से कभी भी घर जाते हैं, तो आप कोई गारंटी दे सकते हैं कि जी आज हम उतने ही टाइम में पहुंच जाएंगे? क्या आपको पता है कि रूट लगा होगा, या कोई स्ट्राइक हो रही होगी, या कोई धरना हो रहा होगा? सो वो ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप यू फील कि भाई ये कंट्रोल नहीं है, एंड येट यू हैव टू वर्क विद इन दीज पैरामीटर्स. सो उसके अंदर उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो पॉलिटिकल, मैक्रो इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एट्सेट्रा. ठीक है. सो वी विल स्टार्ट इन द ऑपोजिट. We will start from the outer circle first and then go into your business. So let's now talk about the outer circle. Now the outer circle is the larger environment. और आपने जब भी कोई environment analysis करना हो तो you start by scanning and monitoring. Now I have already explained this slide in one of the previous lectures. And scanning means scan like a radar. जब नई चीज़ें आ रही हों, आपको AI, ML, business analytics, these are all new terms that have come on your radar. And once they come on your radar, you need to figure out कि भाई ये क्या हो रहा है. तो स्कैनिंग के बाद आप मॉनिटरिंग करते हैं, बिकॉज जो आपसे जिन चीज़ों का ताल्लुक़ होता है, आप उन चीज़ों के अंदर कहते नहीं घुस जाते हैं. you focus more onto them so that you can understand. Now जब आप स्कैन मॉनिटर कर लें and you really develop an interest in an area, that's when you have to forecast. And when you forecast, you're actually trying to project के फ्यूचर में क्या होगा. देखें, एक चीज़ मैं बड़ी आराम से फोरकास्ट कर सकता हूँ कि अगर आपकी सारों की उम्र लेट्स से 20 साल है, तो आज से 40 साल बाद आप लोगों को मुझे पता है कि किस किस्म की दवाइयाँ चाहिए होंगी. एंड सिंस यू फॉर्म अ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, आई कैन से कि जी मार्केट साइज 40 साल बाद इन दवाइयों का कम अज़ कम इतना होगा. ठीक है. सो यू आर फोरकास्टिंग टू प्रोजेक्ट द फ्यूचर. नाउ सो you can try to forecast as best as possible. Therefore, how do you, if you have a business idea, what do you do to forecast the future? Okay? So first of all, you have to choose the variables that are critical to your venture. What is it that is going to be
important for your venture. And then you have to find the sources of data. हर चीज के पीछे डेटा आता है. अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप फोरकास्ट नहीं कर सकते. Every aspect requires data, because data then transforms into information, into business intelligence, into knowledge. Okay, so data जो है बहुत जरूरी है. जनरली आप ये देखें, ये जो मोस्टली ये जो NGOs होते हैं ना, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होते हैं, वो डेटा जमा कर रहे होते हैं. क्यों डेटा जमा कर रहे होते हैं? क्योंकि जो मुल्क हैं उनकी गवर्नमेंट के पास प्रिसाइज डेटा ही नहीं होता. और याद रखें, आपकी सारी डिसीजन मेकिंग जो होती है या फोरकास्टिंग होती है, इट इज़ बेस्ड ऑन डेटा. इफ डेटा इज एक्यूरेट एंड क्रेडिबल, then you can make good decisions. ठीक है? So when you find the data, you can then forecast. If you can forecast, then you can plan. ठीक है? And once you have all the data, then is the time to create your entrepreneurial vision. आप मुझे बताएं कि ये जो है अपना इलॉन मस्क, अगर इसको सॉफ्टवेयर की पावर का ही ना पता होता तो ये कैसे ये इतनी उसकी विजन बन जाती. अब मसलन टेस्ला है जो कार है, नाउ इट इज़ एन इलेक्ट्रिक कार. इलेक्ट्रिक कार के अंदर मूविंग पार्ट्स ही बहुत कम है, विच मीन्स के इसको इतनी मेंटेनेंस की ज़रूरत ही नहीं है. ना आपने ऑयल चेंज करना है, ना आपने पेट्रोल भरवाना है. और मज़े की बात यह है कि जो उसके अंदर सारी चीज़ें जो अंदर चलती हैं, जो गाड़ी को चलाती हैं, मसलन एंटरटेनमेंट सेंटर वगैरह वगैरह, इट इज़ ऑल सॉफ्टवेयर ड्रिवन. और जब अपग्रेड आता है तो सैटेलाइट से आपकी गाड़ी के अंदर नया वर्जन आ जाता है. सो इट हैज़ ड्रामेटिकली चेंज द स्कोप ऑफ कार्स ऑफ द फ्यूचर. एंड नाउ एवरीवन इज गोइंग इनटू इलेक्ट्रिक कार्स. ठीक है? So someone somewhere had a vision based on data and they forecasted. ठीक है? So this very important. और यहीं से लोग कहते हैं कि जी वो बड़ा विजनरी था, उसने ये कर दिया. And behind that was all the data that person had at their disposal, so that they could see what would happen in the future, or they could forecast कि भाई अगर हम ये कर देंगे तो ये changes आ सकते हैं. Okay? Now, when you have to do a macro environment analysis, there are 5 or 6 analyses that you need to do. ठीक है? Because that have a bearing on the macro environment. So let's talk of the political and government analysis first. पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट एनालिसिस, आपने ये देखना है कि जी स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं पॉलिटिक्स में. इस वक्त अगर आप देखें तो 3 ग्रुप्स हैं, 3 मेजर ग्रुप्स हैं. अब उनकी क्या क्या पॉलिसीज़ हैं. अब जस्ट एज अ नॉट टू टेक एनी साइड, बट जनरली स्पीकिंग, वन ऑफ देम इज़ कंसिडर्ड बिजनेस फ्रेंडली. सो वो व्हेन दे केम तो जो स्टॉक मार्केट बेहतर होगी. देन अनदर ग्रुप कम्स एंड सेज कि जी दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, इस तरीके से नहीं काम करना, हमने इस तरीके से काम करना. एंड देयरफॉर शुरू में उससे नुकसान हुआ, अब चीज़ें स्टेबल हो रही. सो every government comes up with their own philosophy and it affects your business. It affects everything actually. इतनी पावर होती है गवर्नमेंट की. और उस that government then also belongs to a global government. So ग्लोब में मुल्कों के आपस में agreements होती हैं. There are trade barriers, there are tariffs कि जी अगर आप यहाँ से लेके आएंगे तो इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे. And then of course there is political risk. One of the अपना political and security risk देख लें. One of the reasons why a lot of companies shy away from coming
लेट्स से इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान, एक तो परसीव्ड सिक्योरिटी है, फिर परसीव्ड पॉलिटिकल रिस्क भी है, और ठीक है। सो ये चीज़ें अगर आप देखते हैं और आप उनका डेटा जमा करते हैं और आप पिछले 10 साल का डेटा देखते हैं, देन यू से कि जी शुड वी इन्वेस्ट और शुड वी नॉट इन्वेस्ट, ठीक है। बल्कि दिस वाज अराउंड द टर्न ऑफ द दिस वाज अराउंड 2006 आई जॉइंड अ कंपनी जिसमें वेंचर कैपिटलिस्ट ने उन्होंने पैसा डाला था उसके, और वो उनका कहना ये था कि जी इफ़ वी कैन डू इट इन पाकिस्तान वी कैन डू इट एनीवेयर, ठीक है। वहाँ इतना बड़ा लोग उस वक्त रिस्क समझते थे पाकिस्तान को। सो यू हैव टू लुक एट दीज इशू, एंड देन ऑफ कोर्स नेशनल एंड रीजनल इशूज, ये टैक्सेशन, आपके लाइसेंस कितने के मिलते हैं, कितना मतलब बिजनेस फ्रेंडली है आपकी एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स क्या देती है। मैं आपको इंसेंटिव्स की एक बात बताता हूँ। फॉर इंस्टेंस अगर आप सोलर, एक तो इंसेंटिव ये है कि अगर आप सॉफ्टवेयर की कंपनी खोलते हैं तो उसके ऊपर टैक्सेस नहीं हैं अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी उसी के ऊपर ये झगड़ा हो रहा है कि IMF कह रहा है कि आप इनको भी टैक्स करें, तो अब वो बातचीत चल रही है कि भाई इसको क्या करना है, ठीक है। वरना गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है कि आप ये इंसेंटिव लें और इस तरह का बिजनेस आप स्टार्ट करें। सो बाय इंडस्ट्री वो अच्छे खासे इंसेंटिव देते हैं। और फिर गवर्नमेंट किस सेक्टर में कितना खर्च करती है, एक अब ये जो गवर्नमेंट है उसने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर बहुत खर्च करना शुरू कर दिया है, एक आती है वो सड़कों के ऊपर खर्च करती है। ऑल दीज एस्पेक्ट्स influence the macro environment, and you have to then take decisions based on what happens there. Okay, then you do an economic analysis. A macroeconomy is the total of all goods and services, not just the goods, produced, distributed, sold and consumed. अब ये आपको ग्लोबल लेवल भी मिल जाता है, नेशनल लेवल का डाटा भी मिल जाता है, और लोकल लेवल पे हम थोड़े से फंस जाते हैं। और नेशनल लेवल का जब तक डाटा नहीं होगा, ठीक, तो आप फिर एस्टिमेट्स बनाते हैं उसके। और लोकल लेवल में तो ये पिंडी इस्लामाबाद का रीजन आ जाएगा, लाहौर का रीजन आ जाएगा। थोड़ा अगर आपने लोकल को थोड़ा और एक्सपैंड करना है तो आप प्रोविंस को ले सकते हैं। तो every province is rich or poor based on the ये GDP जिसको कहते हैं। So you have to look at that. Now इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर आपको ये भी एनालाइज करना होता है कि चेंजेस क्या आ रहे हैं, and this is quite important. One is called structural change, which means permanent shift of resources. इसकी मैं आपको मिसाल ये देता हूँ कि आज से 30-40 साल पहले आई थिंक कोरिया वॉज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, और उन्होंने बाय डिज़ाइन एग्रीकल्चर से शिफ्ट कर दिया था टेक्नोलॉजी पे। नाउ लुक हाउ सक्सेसफुल दे आर। मतलब इफ एप्पल सेल्स एन आईफोन, सैमसंग मेक्स मनी। आप स्पेशली मेमोरी और इन एरियाज़ के अंदर, सो उन्होंने बाय डिज़ाइन एक परमानेंट शिफ्ट कर दिया। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री। अब आप लोगों का जनरली, स्पेशली आपकी जनरेशन का जो सोर्स ऑफ न्यूज़ है, इट इज़ नॉट द न्यूज़पेपर, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट। अब सोचें कि जो न्यूज़पेपर बहुत सारे जो हैं, दे हैव गॉन आउट ऑफ बिजनेस बिकॉज पीपल हैव शिफ्टेड टू ऑनलाइन सोर्स ऑफ न्यूज़, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज अ स्ट्रक्चरल चेंज। पैसे लोग फिर भी खर्च करते हैं इश्तेहारों पे, न्यूज़ क्रिएशन पे, न्यूज़ गैदरिंग पे, but there is a structural change in the news industry. Okay? Then we have what are known as cyclical changes. Cyclical changes, हर इकोनॉमी जो है उसके अंदर उसके ग्रोथ और कंट्रैक्शन का टाइम आता है।
जब लेट से गंदम कटती है, कॉटन कटती है, तो देयर इज द इकोनॉमी मूव्स इन वन वे, ठीक है। और प्रो साइक्लिकल मीन्स कि आप उस जो साइकिल है आप उसके साथ चल रहे हैं, आपका बिजनेस जो है उस साइकिल के साथ चल रहे हैं। तो कार सेल्स जो हैं, कार सेल्स जब सेविंग्स हो रही होती हैं या अब पैसे आ रहे होते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो कार सेल्स भी बढ़नी शुरू हो जाती है। एंड काउंटर साइक्लिकल की भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप ही की एग्जांपल देता हूँ। काउंटर साइक्लिकल मीन्स अगेंस्ट द इकोनॉमी। सो आप लोग जब आपको पैसे आते हैं घर से, तो पहले 7 दिन आप बड़े जेनरस होते हैं। You may actually go to a nice place to eat, but ask yourself, in the last 7 days आप किन जगहों पे खाना खाने जाते हैं अगर आपको बाहर जाना हो, ठीक है। सो पहले मे बी जब तनख्वाह मिलती है तो अच्छे रेस्टोरेंट जो हैं उनका बिजनेस पहले 7 दिन अच्छा चलता है, और आखिरी 7 दिन ये जो फास्ट फूड और सस्ते होते हैं उनका बिजनेस अच्छा चलता है। सो इन मेनी केसेस आप देखें जो इकोनॉमी अगर डाउन होती है तो खाने का अलग टाइप, मतलब जो बिजनेस होता है जो सस्ता होता है, दे आर एक्चुअली मेकिंग मोर मनी, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं इंडस्ट्रीज या जो कि बिल्कुल अफेक्टेड ही नहीं होते। सो हु इज गोइंग टू टेल मी ऑफ एन एसिक्लिकल एग्जाम्पल? कौन सी इंडस्ट्री होती है जिस पे कोई असर नहीं पड़ता irrespective of how good or bad the economy is? Someone? हाँ जी, एसिक्लिकल का एग्जाम्पल प्लीज। क्वेश्चन बताइए दोबारा। क्वेश्चन दोबारा बताऊं? ओके, मैंने आपको बताया कि कौन सी इंडस्ट्री है जो कि इकोनॉमी के उतार चढ़ाव से महफूज रहती है, कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिन पे कोई असर नहीं होता, वो चलती रहती हैं। आप जी जी सर फूड इंडस्ट्री, क्लॉथिंग की इंडस्ट्री। ओके गुड, दैट्स वन। और पेट्रोलियम की इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट फैब्रिक्स वगैरह की सर्टिफिकेट करती है। ओके, अब ठीक है, देखें फूड आपको अगर एज एन इंडस्ट्री देखें तो खाना तो आपको हमेशा खाना है, ठीक है। तो उसके अंदर कभी ये कभी नहीं होगा कि आप आटा नहीं खरीदेंगे। सिमिलरली और कौन सी इंडस्ट्री है? कपड़ों की सर, फैब्रिक्स की। चलें, ओके, टू अ सर्टेन एक्सटेंट कपड़ों का, आप कपड़े तो आप खरीदते हैं लेकिन आप फिर भी कोशिश करते हैं कि भाई इतने फिर महंगे कपड़े ना लें। सो इन वन सेंस यस, क्लोथिंग इंडस्ट्री, ठीक है। और आप किस चीज़ के ऊपर पैसे खर्च करती हैं? अपनी सेहत के ऊपर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ओके, यस, इन अ सेंस वो चलती रहेगी। आपकी ये जो है ना हेल्थ इंडस्ट्री और एजुकेशन, ये भी आप इनमें डाल सकते हैं, साइक्लिकल दैट आर नॉट इफेक्टेड, ओके। अच्छा जी, मैक्रो एनवायरनमेंट में आप टेक्नोलॉजी का भी एनालिसिस करते हैं कि भाई क्या बिल्कुल नई चीज़ें निकल रही हैं और जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ क्या आ रही हैं। जब नई टेक्नोलॉजी, याद रखें, कोई कंपनी लेके आती है तो इनिशियली वो मोनोपोली होती है बिकॉज दे आर दी ओनली वंस, एंड देन वेरी सोन everybody becomes to start creating similar stuff,
एंड इट बिकम्स एन इंडस्ट्री, ठीक है। और ज़्यादातर फिर जब वो इंडस्ट्रीज बन जाती हैं तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोसेस इनोवेशंस आ जाती हैं ताकि आप ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए, एंड दैट टू इज़ अ सोर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि पहले मेगा फैक्ट्रीज नहीं होती थी, अब मेगा फैक्ट्रीज हो गई हैं, प्रोसेस में इनोवेशन आ गई है। किसी ने गार्टनर हाइप साइकिल का नाम सुना? ये आप लोग सब याद रखें कि आपको गार्टनर हाइप साइकिल जो है इसका आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। एक गार्टनर ग्रुप है एंड दे प्रिडिक्ट एवरी ईयर बहुत सारी एरियाज़ के अंदर कि क्या क्या चीज़ें फ्यूचर में आ सकती हैं। तो ये 2019 का है और मैं आपको 2020 का भी दिखाता हूँ, ठीक है। एंड दिस इज फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज व्हिच इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू यू। व्हाट गार्टनर सेज इज, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इट सेज इज कि जब कोई नई इनोवेशन आती है और लोग उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं तो दैट इज व्हाट यू कॉल द इनोवेशन ट्रिगर। मसलन in 2019 they said कि जी explainable artificial intelligence, autonomous driving level 5, biochips, flying autonomous vehicles, nanoscale 3D printing. Wow, this is very good. You should all look at nanotechnology, extremely important for the future. Emotion artificial intelligence. So when people, जब इन चीज़ों में innovation आती है and people start get very excited कि भाई ये चीज़ आ रही है और आप सोचते हैं कि बस अब ये हो जाएगा। होता यह है कि जब वो इनोवेशन से प्रोडक्शन तक और एक्सेप्टेंस तक देयर इज़ अ टाइम फ्रेम, ठीक है। और ये देखें, ये येलो सर्कल है, ये 10 साल का सर्कल है, और जो ब्लू है 2 to 5 years, और जो वाइट है दे एक्सपेक्ट कि जी 10 साल से ज़्यादा लगेंगे, ठीक है ना। होता यह है कि बड़ा शोर मचता है, और जब शोर मचता है इन चीज़ों के ऊपर तो पीपल गेट एक्साइटेड एंड अ लॉट ऑफ कंपनी स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन इट, R&D। अगर 2020 का देखें, एम्बेडेड AI, डेटा फैब्रिक, these terms you should all be aware of because this is your field, ठीक है। सॉफ्टवेयर हैज़ टू डू विद ऑल ऑफ दीज fields। अच्छा, तो क्या होता है कि जब ये जो कर्व ऊपर चढ़ रहा होता है ना तो लोग बड़े एक्साइट हो जाते हैं। जब लोग एक्साइट हो जाते हैं तो लोग फिर डिसअपॉइंट भी होना शुरू कर देते हैं। कहते हैं पीक ऑफ इन्फ्लेटेड एक्सपेक्टेशन, कि बस जल्दी में ये हो जाए और फिर हम इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। अब इतनी सारी चीज़ों के अंदर हर चीज़ तो नहीं आएगी, तो जब ऊपर जब पीक आ जाता है तो फिर ट्रफ ऑफ डिसइल्यूजनमेंट शुरू होती है कि यार ये तो बस बातें थीं, ये तो हो ही नहीं रहा। और उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि उस एरिया में आ जाती हैं, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन्स इज सम ऑफ देम एक्चुअली कीप एट इट, इतना टाइम लगता है, कीप एट इट, और then they go out of this trough of disillusionment and they go into what is called slope of enlightenment. अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर एग्जांपल जो पिछले 2 साल के हैं उसमें स्लोप ऑफ एनलाइटमेंट में नहीं है। और जब एनलाइटमेंट में लोग देखना शुरू कर देते हैं कि हाँ इसका फ़ायदा है, जिस तरह एक ज़माने में 3D प्रिंटिंग था, देन दे गो इनटू प्लेटो ऑफ प्रोडक्टिविटी, विच मीन्स कि ओके अब इसकी एक्सेप्टेंस हो गई है और इसकी प्रोडक्टिविटी शुरू हो गई है। एक और मिसाल में आपको, एक तो नैनो टेक्नोलॉजी है, दूसरा ये जो सुपर कंडक्टर्स हैं, सुपर कंडक्टर्स के अब एग्जांपल्स आने शुरू हो गए हैं। सो इवन इन नैनो टेक्नोलॉजी कुछ चीज़ें प्लेटो ऑफ प्रोडक्टिविटी के ऊपर पहुंच गई हैं। सो यू एंड ऑल ऑफ दीज एक्चुअली आर एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, जिसके अंदर ये वेंचर कैपिटल और ये लोग जो हैं
इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, एंड यू एज एंटरप्रेन्योर कैन टेक एडवांटेज ऑफ दीज। वही बात है, अगर आपने सिस्को जो है, सिस्को का ये था कि अगर आपने उसके पहले साल में $10,000 इन्वेस्ट किए होते तो विद इन 5 ईयर्स लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है 7 लाख हो गई थी। और फॉर दैट मैटर एप्पल ने जब पहला मेरे ख्याल में अपना स्टोर खोला था तो एप्पल का स्टॉक $1 का था, एंड नाउ इट इज़ एटलीस्ट 150 टाइम्स दैट। ठीक है, ओके, सो बी अवेयर ऑफ द गार्टनर्स हाइप साइकिल। सिमिलरली ये आपका जो यू गो इनटू सोशियो डेमोग्राफिक एनालिसिस, ये मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी थी कि भाई आप लोग देख लें कि जी किस एज ग्रुप में कितने लोग हैं, किस टेरिटरी में ज़्यादा वेल्थ है। जैसे कराची में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वेल्थ 80% वेल्थ पाकिस्तान की कराची में है, तो रूरल एरियाज़ में कम होती है, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होती है। ये सारी चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों को आपको एनालाइज करना होता है। सोशल डेमोग्राफिक में आपको हर इलाके की या हर जगह की आपको सोशल वैल्यूज़ और ट्रेंड्स देखने होते हैं बिफोर यू मेक अ फाइनल डिसीजन। वैल्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है। हर सोसाइटी की अपनी वैल्यूज़ होती हैं। हमारी वैल्यूज़ और लेट से कुछ और मुल्क हैं, उनकी वैल्यूज़ फ़र्क हैं। आप जो भी उसके अंदर सोचेंगे उन वैल्यूज़ को मद्देनज़र रख कर आप सोचेंगे। ठीक है, और हमारे लिए ये मैंने ऐड किया, पॉलिटिकल, रेगुलेटरी, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस वैल्यूज़ जो हैं, दे मेक अ बिग डिफरेंस। So one has to do that analysis also to figure out कि भाई आप क्या चीज़ आप रिलीज करेंगे। जो जापानीज़ हैं उन्होंने एक थेराप्यूटिक रोबोट बनाया है, और रोबोट जो है उसकी उन्होंने कि भाई ये क्या चीज़ होनी चाहिए, उन्होंने सारी दुनिया की वैल्यूज़ को समझा। उन्होंने उसको कुत्ता नहीं बनाया, बिकॉज कुछ मुल्कों की ऐसी वैल्यूज़ हैं कि उसको अच्छा नहीं समझते। तो उन्होंने बेबी सील लिया और उसको एक रोबोट बना दिया कि जो बूढ़े लोग हैं वो उसका अपना पेट बना लें। इट्स रोबोट एंड इट रिस्पॉन्ड्स टू पेटिंग एट्सेट्रा। आप उसको बाकायदा पालते हैं और आपका एक बुढ़ापे में उनका साथी हो जाता है। ये जापानीज़ ने इन्वेंट किया, बट दे लुक्ड एट ऑल द वैल्यूज़ एंड देन डिसाइडेड कि जी ये बेबी सील एक ऐसी चीज़ है जो कोई मुल्क में कोई इसके खिलाफ नहीं होगी। सो दैट्स व्हाट दे चोज, दे लुक्ड एट वैल्यूज़। सिमिलरली इकोलॉजी के ऊपर आजकल बड़ा वो हो रहा है कि जी वो 10 बिलियन ट्री सुनामी, ताकि आप वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें, आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है कि अगर आप दरख्त से कागज़ तो बना लेंगे, लेकिन अगर आप सारे दरख्त काट देंगे तो आगे कागज़ कहाँ से आएगा। सो दे डू अ वेरी सिलेक्टिव एंड सिस्टमैटिक वे सो दैट द डेवलपमेंट इज़ सस्टेनेबल। ठीक है, ओके, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब इसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी जो है मैक्रो एनवायरनमेंट में वो कैसे आती हैं, द अनएक्सपेक्टेड, गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़। अगर एकदम गुड न्यूज़ आ जाए, अभी पीछे गुड न्यूज़ आ रही थी कि जी हो सकता है कि ये पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट सीरीज़ हो जाए, एकदम गुड न्यूज़ आई। अब ये बड़ा अच्छा मौका है कुछ लोगों के लिए कि वो स्पॉन्सरशिप्स लें और उससे पैसे बनाएं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड when the security situation was bad, it was good news for the people who sell cameras and barbed wire, etc., etc. ठीक है, the incongruous, how things ought to be। ये इसकी मिसाल मैं आपको अपने दोस्त की देता हूँ, और वो मिसाल ये है कि टर्न ऑफ द सेंचुरी पे ये इंटरनेट का जो डॉट बबल जो फटा था, उसमें सब लोग कह रहे थे कि जी अभी आप बिज़नेस जो है ना उसकी फिक्र ना करें, अभी आप आईबॉल शेयर की बात करें।
क्योंकि मार्केट शेयर जो है वो आपने कितनी आंखें कैप्चर की हैं। तो मुझे याद है, मेरा एक दोस्त है, उसने कहा कि भाई तुम ये सब ठीक है, जो मर्जी कह लो, लेकिन आपके बिजनेस में अगर रेवेन्यू जो है वो आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा नहीं है तो आप लॉस में जाएंगे एंड यू विल बी इन ट्रबल। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड एंड द इंटरनेट बबल इट बर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस नीड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। ये मैंने अभी आपको मिसाल दी है उसकी ऑफ ये सुपर कंडक्टर्स की। सुपर कंडक्टर वैसे तो थियोरेटिकली प्रूव हो गया, बट टू एक्चुअली पुट इट इनटू प्रैक्टिस दैट इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है। इंडस्ट्री एंड मार्केट स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, जिन्होंने बिटकॉइन पहले ख़रीद लिया वो आजकल मौज कर रहे हैं, और जो अब ख़रीदना चाह रहे हैं तो वो हाथ ही नहीं लगता क्योंकि $40,000 का हो गया। और डेमोग्राफिक्स इट्स फेयरली क्लियर, आप लोग जब 60 साल के होंगे तो आप दवाइयाँ थक रहे होंगे। सो आफ्टर 40 years वी नो व्हाट बिजनेस टू गेट इनटू। और फिर लोगों के एटीट्यूड और बिहेवियर ये चेंज होता है। आप सोच लें कि अब 20 साल पहले हम लोग क्या लिबास पहनते थे और आज क्या पहन रहे हैं, ये हमारे बिहेवियरल चेंजेस हैं ना। न्यू नॉलेज, इसकी मैं आपको एक आखिरी ये स्लाइडें, ये मैं आपको मिसाल देता हूँ कि न्यू नॉलेज कैसे आती है। ठीक है। अच्छा, तो कंप्यूटर का हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले याद रखें कि चाइनीज़ ने एबकस बनाया था, विच वाज द काउंटिंग मशीन। फिर उसके बाद एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट लेके आया अल-ख्वारिज़मी, एंड देन उस नॉलेज के ऊपर बेस करते करते 17th सेंचुरी में बाइनरी थ्योरम आया, यानी कि हर नंबर को आप 0 और 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उस थ्योरी को चार्ल्स बेबेज ने 19th सेंचुरी में अप्लाई किया एक कैलकुलेटिंग मशीन के ऊपर। जब उसने अप्लाई किया तो उसको फिर हॉलरेथ ने 5 कार्ड बनवाया कि उन्हीं नंबर्स को इंस्ट्रक्शंस में हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। सो नाउ अमल आ गया। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस के बाद आपकी 1906 में इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू हुई थ्रू दी ऑडियन ट्यूब। और ये जो अगला है ना 1910 से 13 कि हर लॉजिक को, और लॉजिक के अंदर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, आप उन सारी चीज़ों को अगेन उन कॉन्सेप्ट्स को भी इन लोगों ने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। एवरीथिंग वाज बॉइल्ड डाउन टू नंबर्स एंड ऑल नंबर्स वो बॉइल्ड डाउन टू 0 and 1। और इसको लोगों ने इस्तेमाल किया वर्ल्ड वॉर 1 में कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी एयरक्राफ्ट गन्स में। और जब ये हुआ तो 1918 में हिस्टोरिकली गिन के all knowledge was available so that we could develop a computer. And finally in 1946 the first computer became operational. So it was an idea whose time has come. और इसी 1946 से लेके तकरीबन लास्ट 1980 के करीब the personal computer became operational. ठीक है। So this is all on the macro environment. Macro environment सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है, और आप कहते हैं कि आपके पास कंट्रोल नहीं है, कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं वो आके आपकी मैक्रो एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं थ्रू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। जब सिगरेट बिकने कम हुए तो उठ के इधर आ गए, जब पाउडर मिल्क के ख़िलाफ़ उठी आवाज़ कि ये ठीक नहीं है तो उठ के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर आ गए। सो डोंट थिंक कि ये बड़े इसको वो नहीं कर सकते।
और ये वाली जो एनवायरनमेंट है ये आपकी इतनी ज़रूरी है और ये सोसाइटी कंट्रोल करती है। अगर मैं आपको कहूँ कि जी मैं जापान में रह रहा हूँ और मैं कहूँ कि जी सुबह 7 बजे की ट्रेन पे चढ़ा के 12 बजे पहुँच जाएगी और 2 बजे आपके पास सामान होगा, यू विल बिलीव इट। बट इफ़ आई टेल यू कि जी मैं 7 बजे तेज़गाम पे चढ़ाऊँ और 12 बजे लाहौर पहुँच जाएगी और 2 बजे सामान आएगा, यू कांट 2 मिनट, तो यू कांट प्रेडिक्ट, ठीक है। सो इट इज़ अप टू अस टू इंश्योर कि ये जो हमारी ओवरऑल एनवायरनमेंट है ये सही रहे। I'll talk a little bit on this also, and next we'll talk about the industry. Okay, thank you all.